और प्रॉमिसिंग और नेचुरली हैंडसम भी, वेदिंग हाई ने कहा। जैंगी, क्या तुम ओवरसीज देखने में इंटरेस्ट रखते हो? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुम्हें ओवरसीज ले जा सकता हूँ, वहाँ एक वास्ट वर्ल्ड है। वेदिंग हाई का इन्विटेशन बहुत एंथुसियास्टिक था। जैंगी ने वास्ट सी के बारे में सोचकर ज्यादा फैसिनेटेड महसूस किया, लेकिन सोचने लगा कि वास्ट ओशन के नीचे जमीन से ज्यादा डेंजरस क्रिएचर्स हो सकते हैं। इसीलिए उसने डिसिसिव तरीके से हेड हिलाते हुए कहा, इससे बेहतर होगा अगर तुम मुझे कुछ सी फूड दे दो। वेदिंग हाई ने हंसकर कहा, ठीक है ठीक है, जब हम नेक्स्ट टाइम सी से वापस आएंगे तब मैं तुम्हारे लिए सबसे फ्रेश फ्रोजन सी फ्रूट लाऊंगा। जैंगी ने पूछा, इतने लोग इस बार मर गए हैं, क्या बाहर जाना कन्वीनियंट है? वेदिंग हाई के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई। उसने अपना सर नीचे करते हुए सॉफ्टली कहा, ज्यादातर कॉम्बैटेंट्स मर गए हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ स्टाफ शिप पर है, तो मैं अभी भी बाहर जा सकता हूँ। वेदिंग हाई ने फिर जिया होंगलियांग के सिमिलर आइडिया को एक्सप्रेस किया और कहा, मैं और नहीं बोलूंगा, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैं सी के प्रिपरेशंस अरेंज कर रहा हूँ। पहले जैंगी थोड़ा वरीड था, वेदिंग हाई, जिया होंगलियांग और जिंग टियान सब मुझे अपनी तरफ करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता ये ब्लेसिंग है या कर्स, लगता है ज़ोंबी अटैक एक अच्छी चीज थी। जैंगी ने साइलेंटली ज़ोकीर को बुलाया और कहा कि उसके साथ कार में चलो, उसके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैंगी ने फैटी, चुनने और कुछ और लोगों को याद दिलाया कि उन्हें गार्ड लगाना है और किसी को भी जो उससे मिलने आए नजदीक न आने दे। समझ गए ना? लियांग यू की कोल्ड फेस पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन आई। उसने अपना सर मोड़कर थोड़ा ठंडे से स्नॉट किया। लियांग यू, अंकल यू और फैटी शू आसपास रेस्ट कर रहे थे। लियांग यू को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसे इमेजिन नहीं हो रहा था कि एक दिन वो दूसरों के लिए गार्ड बन जाएगी। अंकल यू काफी ओपन माइंडेड थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जैंगी एक यंग मैन है, उसकी फायर पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। जैंगी फिर कार में चढ़कर जल्दी से डोर बंद कर देता है और कर्टन्स को खींच लेता है। कार में अपनी साउंड इंसुलेशन होती है, इसीलिए अंदर की आवाज बाहर नहीं सुनाई देती। जैंगी ने देखा कि ज़ोकीर अपनी कोट उतार रही थी और बेड पर एक कैजुअल मैनर में बैठी थी, अपने लेग्स क्रॉस किए हुए। उसकी आंखों में शर्म भर गया था। जैंगी ने उसके पास बैठे हुए कहा, ज़ोकीर, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। ज़ोकीर ने जैंगी को सरप्राइज से देखा और जब उसने देखा कि जैंगी का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस था तो उसके चेहरे पर थोड़ा एम्बैरेसमेंट आया। क्या प्रॉब्लम है? ज़ोकीर ने पूछा। जैंगी ने सीरियस होते हुए कहा, ये पहले वाले इंसिडेंट के बारे में है जो मैंने तुमसे कहा था कि युआन कोंगे को ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्या तुमने चर्च में युआन कोंगे में कुछ अजीब नोटिस किया? ज़ोकीर ने सर हिलाया और कहा, हाँ, कुछ तो गलत था। जैंगी ने अपनी आंखों को पतला कर दिया और उस रात के इंसिडेंट को याद किया जब ज़ोंबी टाइड ने अटैक किया था। उस दिन सब लोग बहुत नर्वस थे और बहुत ज्यादा टेंस थे, इसीलिए दूसरी चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। लेकिन अब सोचने पर बहुत सी बातें अजीब लगती हैं, जैसे कि युआन कोंगे ने जो आइस एट्रीब्यूट एबिलिटी दिखाई उस रात, ये बिल्कुल उसके ब्लेसिंग और गिफ्ट से अलग थी। जैंगी के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग युआन कोंगे स्नो वर्शिप कल्ट के लीडर के रूप में दो एबिलिटीज पर डिपेंड करती थी। ब्लेसिंग से वो आइस स्पिरिट्स को अपने बॉडी से कंडेंस कर सकती थी, जो दूसरों की एबिलिटीज को अवेकन करने या उनके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता था। गिफ्ट से वो लोगों की फिजिकल इंजरीज को हील कर सकती थी। दोनों एबिलिटीज अक्सर एम्प्लीकेशन या ऑक्सिलरीज होती है, इसीलिए ये समझना रीजनेबल है। लेकिन उस रात दिखाई गई आइस एट्रीब्यूट एबिलिटी उसके ब्लेसिंग और गिफ्ट से बिल्कुल अलग थी। जैंगी ने युआन कोंगे के अटैक पावर देखी थी। उसने एक इंस्टेंट में दो पावरफुल ब्रोंज आर्मर्स फ्लाइंग ज़ोंबीज को दूर फेंक दिया था। उसका पावर जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसके एक ही ब्लो के बाद जैंगी ने जज किया कि उसकी फाइटिंग एबिलिटी जिया होंगलियांग या वेदिंग हाई से कम नहीं होगी। ये सवाल था जो जैंगी को सबसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। सोचने पर, जब तुम युआन कोंगे के साथ थी, क्या तुमने उसमें कुछ अबनॉर्मल देखा? खासकर जब वो अटैक हुई थी उस रात, उसने कैसे लड़ाई की? ज़ोकीर को समझ नहीं आया कि जैंगी सडनली युआन कोंगे के बारे में क्यों पूछ रहा है। उसके हिसाब से स्नो वर्शिप कल्ट इस बैटल का सबसे बड़ा विक्टिम था। सब लोग उससे सिंपैथाइज करते हैं और उन पे डाउट नहीं करते। लेकिन जैंगी के पूछने पर ज़ो ने ध्यान से याद किया, अच्छा, वो ज्यादातर वक्त प्रेइंग और अदर बिलीवर्स को कंफर्ट करने में गुजार रही थी। लेकिन अगर कोई स्पेशल बात थी तो एक बार उसने कहा था कि वो मेरी सुपर पावर्स अवेकन करने में मदद कर सकती है। जैंगी की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा था कि वो तुम्हारी सुपर पावर्स अवेकन करने में मदद करेगी। क्या तुमने एग्री किया? ज़ोकीर ने मुस्कुराते हुए सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे वैसे तो म्यूटेंट बनने का बहुत मन था, लेकिन मैंने तुम्हारी एडवाइस याद रखी और किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले कॉशियस रही, इसीलिए मैंने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। जैंगी ने रिलीफ के साथ सर हिलाया। अगर तुम किसी से बहुत अच्छा बिहेव करते हो तो या तो वो एक ट्रेटर होता है या फिर थीफ। युआन कोंगे इतनी काइंड नहीं हो सकती कि प्रीशियस आइस सोल दूसरों को दे जब तक उसका कोई खुद का फायदा ना हो। जैंगी ने अपने हाथ से अपना चिन सपोर्ट किया और सोचने लगा। उसके दिमाग में फॉग थी, वो धीरे धीरे क्लियर होने लगी थी। उसने महसूस किया कि शायद उसने इस मैटर के की पॉइंट को समझ लिया है। एक बोल्ड आइडिया उसके दिमाग में ऐसे ही पैदा होने लगी थी। कंटिन्यू करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ, कुछ भी छोड़ो मत, जैंगी ने कहा। ज़ोकीर ने नोट किया और कंटिन्यू किया। मैंने उसका ऑफर रिजेक्ट करने के बाद उसने बस इतना कहा कि अगर मैं अपना माइंड चेंज करूं तो मैं कभी भी उसके पास जा सकती हूँ। उसने मुझे फोर्स नहीं किया, इसलिए मुझे अच्छा लगा। बाद में वो दो मॉन्स्टर्स थे जो सीलिंग तोड़ के चर्च में घुस गए थे। ज़ोकीर ने याद किया, मैं फर्स्ट रो में बैठी थी, युआन कोंगे के बहुत पास, इसीलिए मैंने उसकी अटैक को बहुत क्लियरली देखा। दो मॉन्स्टर्स ने डाइव किया और उनका पहला टारगेट युआन कोंगे थी। वो बहुत तेज थी। उसने बस अपनी हाथ उठाई और दोनों मॉन्स्टर मिड एयर में फ्रीज हो गए।
फिर उसने अपने हाथ से वेव किया जैसे मॉस्क्यूटोस को भगा रही हो और दोनों मॉन्स्टर स्वीप हो गए। चर्च का डोर भी तोड़ दिया गया, जो कीर ने विविडली डिस्क्राइब किया, और जेंगी सुनते हुए उसका स्कैल्प नम हो गया और उसकी पीठ में चिल महसूस हुई। आइस और स्नो की एबिलिटी से इंस्टेंटली दो पावरफुल ब्रोंज आर्मर्ड फ्लाइंग ज़ॉम्बीज को फ्रीज किया। रिएक्शन स्पीड बहुत फास्ट थी और फिजिकल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग थी। ये एक स्ट्रेंथनिंग टाइप म्यूटेंट का परफॉर्मेंस है। क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास एक साथ कम से कम 4 डिफरेंट एबिलिटीज है? जेंगी ने सब कुछ समझ लिया। उसने फाइनली ये समझा कि स्नो वर्शिप चर्च में इतनी आसानी से आइस सोल उसको क्यों दिया और ये हेवनली सीसीटी के मेजर फोर्सेस के हाथ में जनरसली क्यों भेजा। वो कॉन्स्टेंटली ग्रेट डिग्री का यूज करके पोटेंशियल वाले लोगों का इस्तेमाल कर रही है, उन्हें आइस सोल दे रही है। अगर कोई भी सुपर पावर्स के लिए पोटेंशियल रखता है और आइस सोल का यूज करता है तो उनका स्नो वर्शिप सेक्ट ज्वाइन करना या सेक्ट के खिलाफ होना मैटर नहीं करता। युआन कोंगे का असली एबिलिटी कभी भी ब्लेसिंग नहीं था, ये डेथ से रिटर्न है। मतलब जब कोई म्यूटेंट जो आइस सोल से अवेकन सुपर पावर्स रखता है और मर जाता है तो वो एबिलिटी फिर से युआन कोंगे के बॉडी में वापस आ जाती है। इस तरह से वो काउंटलेस सुपर पावर्स रख सकती है और ये भी लगता है कि उसके सुपर पावर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 आर्मीज के बैटल के दौरान जेंगी ने बैटलफील्ड पर कई एम्प्टी शेल्स म्यूटेंट्स देखे थे जो बिना ओरिजिन्स के थे। पहले उसने नहीं समझा कि उन लोगों के सुपर पावर्स कहाँ चले गए थे जब वो मर गए, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि उन लोगों ने आइस सोल से अवेकन किए गए सुपर पावर्स का यूज किया था, तो उनका पावर भी युआन कोंगे के बॉडी में वापस आ गया। इस तरह का रिटर्न उसकी अपनी स्ट्रेंथ को भी एनहांस कर सकता है। और अपोकलिप्स के कुछ ही महीने के अंदर युआन कोंगे ने कितने म्यूटेंट्स के सुपर पावर्स को सीक्रेटली अब्सॉर्ब किया होगा ये तो पता भी नहीं है। हेवनली सीसीटी में कई बैटल्स के बाद काउंटलेस म्यूटेंट्स मर गए और इंजर्ड हुए। अचानक जेंगी के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया, क्या युआन कोंगे ज़ॉम्बी रियॉट का मास्टरमाइंड है हेवनली सीसीटी में? जितना ज्यादा जेंगी सोचता गया उतना ही ज्यादा डर लगता गया। अगर ये सच है तो ये सीमिंगली हार्मलेस और डिवोट बिलीवर्स एक्चुअली हेवनली सीसीटी का सबसे बड़ा और इनह्यूमन डीमन हो सकता है। और अब जेंगी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितनी पावरफुल हो सकती है। जेंगी का चेहरा बहुत सीरियस था और उसके लेग्स थोड़े ट्रेम्बलिंग होने लगे। ये नर्वसनेस का साइन था। हालांकि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन ये स्पेकुलेशन सच होती है तो इसका मतलब है कि वो एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग डीमन का सामना करेगा आने वाले फ्यूचर में। खुशकिस्मती की बात ये है कि ये अभी सिर्फ एक गेस है, कम से कम कुछ प्लेसेस में जहाँ जेंगी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। पहला पॉइंट है ज़ॉम्बी टाइड। अगर स्नो वर्शिप कल्ट के पास सच में इतना पावर है कि वो इतने सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं तो उन्हें कुछ मेजर बेसिस के द्वारा सप्रेस करने की जरूरत नहीं थी। ज़ॉम्बी टाइड के पावर पर रिलाई करके वो आसानी से हेवनली सीसीटी को फ्लैटन कर सकते थे। दूसरा पॉइंट है युआन कोंगे के इंटेंशंस। एक सेक्ट लीडर के रूप में वो अपने आप को गॉड का मोस्ट डिवोटी बिलीवर मानती है। उसके पास अपने सेक्ट की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने का क्या रीजन हो सकता है? स्नो वर्शिप कल्ट के फॉलोअर्स की डेथ टोल इतनी ट्रेजिक है कि लगभग कोई भी बिलीवर नहीं बचा। क्या उसका स्नो वर्शिप कल्ट अब भी एक रिलीजन कहलाया जा सकता है? जेंगी इस बात को समझ नहीं पा रहा था। जेंगी थोड़ा कंफ्यूज था और अपनी आंखें बंद करके विस्पर करता है। जोकीर उसके पास आई और उसे तसल्ली दी, जेंगी क्या प्रॉब्लम है? जेंगी ने कुछ नहीं कहा और एक लंबी साइलेंस में चला गया। ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी। युआन कोंगे के सुपर पावर्स के बारे में उसको पता होने के अलावा उसके पास अपनी गेस को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। अगर वो इस मैटर को बताए तो शायद कोई भी नहीं मानेगा और वो एनिमी को अलर्ट भी नहीं करना चाहता था। जेंगी और जोकीर की बातचीत खत्म होने के बाद दोनों ने कार से उतरकर चर्च की तरफ देखा। उसका मूड काफी कॉम्प्लिकेटेड था। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या सच में ऐसा है? अगर स्नो वर्शिप कल्ट के पास ज़ॉम्बीज के टाइड को कंट्रोल करने की एबिलिटी है तो अब तक एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी जब तक कोई खास वजह न हो। लेकिन अगर युआन कोंगे सच में मास्टरमाइंड है तो उसने सबकी कमजोरी का फायदा उठाकर सबको उस रात मार सकती थी। ये थोड़ा अजीब लगता है और देखकर लगता है कि वो कॉर्प्सेस के टाइड को कंट्रोल नहीं कर सकती। जेंगी जितना सोचता गया उतना ही लगता गया कि इस मैटर की लॉजिक स्मूथ नहीं है। चाहे जैसे भी देखो स्नो वर्शिप कल्ट के पास ऐसे कंडीशंस और रीजंस नहीं है और जेंगी का सस्पिशन सिर्फ उनके सुपरनैचुरल पावर की वजह से है। बेटर होगा कि मैं सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करूं, जेंगी ने सोचा। तभी उसने सुना कि बियान जुनवू कहीं से खास रहा है। जेंगी ने देखा वूडी, बैली चैंकिंग और बाकी लोग नर्वसली बियान जुनवू को देख रहे हैं। बियान जुनवू अपने मुंह को एक व्हाइट हैंकरचिप से ढककर इंटेंस खांसी कर रहा था जैसे उसके लंग्स निकलने वाले हैं। जेंगी ने थोड़ा आईब्रो रेज किया। क्या युआन कोंगे को रिवर्स आउट डोमेन के लोगों से डर लग रहा है? जेंगी को लगने लगा था कि वो ऑलमोस्ट इंसेन हो रहा है, हमेशा सब चीजों को सस्पिशन के साथ देख रहा है। जेंगी ने अपने दिमाग से कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स को साइड कर दिया और बियान जुनवू और बाकी लोगों की तरफ बढ़ा। इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों के चेहरे पे अलग अलग एक्सप्रेशन थे। ज्यादातर लोगों के चेहरे पे फ्रेंडली लुक था क्योंकि बियान जुनवू ने एक बार कहा था कि वो लोग जेंगी को अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो वो नए मेंबर की तलाश में था। हालांकि स्नाइपिंग और शैंकिंग थोड़ी ओवरलैपिंग है, लेकिन एक टीम में 2 स्नाइपर होना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी एबिलिटी बाकी एस्पेक्ट्स में भी अलग है। सिर्फ वूडी ही जेंगी को थोड़ा नफरत से देखता था। जेंगी को खुद नहीं पता था कब उसने वूडी को ऑफेंड किया, लेकिन उसने ट्रबल क्रिएट
कम्युनिकेट नहीं करना पसंद किया, इसीलिए उसने नजरअंदाज कर दिया। कैप्टन बियान, क्या आप ठीक है? जैंगी ने कंसर्न लुक के साथ बियान जुन्नू से पूछा। बियान जुन्नू ने अपने हैंकरचीफ लूजन किया और जैंगी ने देखा कि उसमें डार्क रेड ब्लड है। उसने देखा कि बियान जुन्नू सच में सीरियसली इल है। लगता है कि उसने लास्ट डिकैपिटेशन ऑपरेशन में अपनी एबिलिटी का काफी यूज किया था, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और भी खराब हो गई है। जैंगी को थोड़ा रिग्रेट हुआ। बियान जुन्नू ने उस पर अच्छी छवि छोड़ी थी। वो एक काम और वाइस लीडर था और बहुत पावरफुल भी। अगर उनकी मदद नहीं होती तो हेवनली सी सिटी में अपनी ज़ोंबीज क्राइसिस वो खुद सॉल्व नहीं कर पाते। बियान जुन्नू ने नॉर्मल तरीके से कहा, मैं कुछ दिन और जीऊंगा। जबकि वो अपनी लाइफ और डेथ के बारे में बात कर रहा था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला, जैसे उसने लाइफ और डेथ को पहले से ही देख लिया हो। वूडी ने चिंता से कहा, बॉस ऐसे मत बोलो, ब्लिज़र्ड सिटी जल्दी वापस चले। अगर आप वहाँ ट्रीटमेंट के लिए चले जाएंगे तो आपकी इंजरीज और खराब नहीं होगी। बियान जुन्नू ने अपने सर को हिलाया। उसने अपने बॉडी को अच्छे से जान लिया था। हालांकि रीजन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए। एक बैटल हार्डन डेल्टा लेवल म्यूटेंट की म्यूटेशन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसे अपनी एबिलिटीज का यूज करने के कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करना पड़ रहा था। बियान जुन्नू ने जैंगी से कहा, हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे और कंफर्म करेंगे कि हेवनली सी सिटी में कोई ज़ोंबी किंग या क्वीन नहीं है और फिर वापस जाएंगे। फिर अचानक से मुस्कुराते हुए बोला, क्या ख्याल है? हेवनली सी सिटी अब पूरी तरह से तबाह है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी भी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर को हैंडल करना मुश्किल होगा। क्या आप और आपके दोस्तों को वापस चलने के लिए सोचना चाहिए? जैंगी ने फेंटली स्माइल किया और कहा, मेरे पास अभी ये प्लान नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में वहाँ जा सकता हूँ। वूडी ने थोड़ा स्नॉट किया। आप कितने पिकी हैं? क्या आप सच में सोचते हैं कि जो भी ब्लिज़र्ड सिटी में जाना चाहे वो जा सकता है? जैंगी ने उससे आर्ग्यू नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए बोला, मेरे कुछ दोस्त यही हैं और हेवनली सी सिटी मेरा होम टाउन है। मैं इससे अकस्टम्ड हूँ, इसीलिए छोड़ना मुश्किल है। बियान जुन्नू ने फोर्स नहीं किया और कहा, इस बारे में अच्छे से सोचना। आपकी एबिलिटीज के साथ आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। जैंगी ने बाकी लोगों की तरफ देखा। वूडी काफी अनईजी लग रहा था और हमेशा दूसरों को नीचा ही देखता था। जैंगी ने ज्यादा बात नहीं की, बस बियान जुन्नू से कहा कि अपना ध्यान रखे और फिर चलने का प्लान बनाया। तभी वूडी ने अचानक से जैंगी को बुलाया और प्रोवोकेटिव टोन में बोला, हे मिस्टर जैंगी, मैंने सुना है कि आप हेवनली सी सिटी में काफी अच्छे फाइटर हैं। आप भी एक बेस्ट मास्टर हैं। क्या आप मेरे साथ स्पार करना चाहेंगे? इन्वेस्टिगेशन टीम के कुछ मेंबर्स ने वूडी को देखा, कुछ प्लेफुल एक्सप्रेशन के साथ और कुछ डीप थॉट्स के साथ। बियान जुन्नू ने कुछ नहीं कहा, बस जैंगी को देखा और देखना चाहा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जैंगी ने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया और जनरसली अपने हाथ उठा दिए। उसने मुस्कुराते हुए वूडी से कहा, भाई प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं लड़ने में अच्छा नहीं हूँ। मैं बस पीछे से शूट कर सकता हूँ और सप्लाईज को ले जाने में मदद कर सकता हूँ। आप ब्लिज़र्ड सिटी के इलाइट हैं और मुझे लड़ने के लिए कह रहे हैं, ये तो मुझे बुली करने की बात लगती है। मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ। जैंगी को नहीं पता था कि वूडी का हॉस्टिलिटी उसके खिलाफ कहाँ से आई है, लेकिन वो बेकार की लड़ाई नहीं करना चाहता था। कॉम्पिटिटिव लोगों की मौत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और जैंगी इस बात को अच्छे से समझता था। जब वो किसी के साथ लड़ने के लिए मान लेता है, इसका मतलब होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को मारना चाहता है। लेकिन ऑब्वियसली जैंगी को वूडी को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए उसने नहीं लड़ने का फैसला किया। वूडी को उम्मीद नहीं थी कि जैंगी इतना कावर्डली निकलेगा और सीधा व्हाइट फ्लैग उठा देगा। उसने गुस्से से जैंगी की तरफ इशारा किया और बियान जुन्नू से कहा, बॉस ये बंदा तो बिल्कुल डरपोक है। आप इसे हमारे साथ शामिल करने का प्लान कर रहे हैं? देखिए इसे, कहाँ ये सूटेबल है? जैंकिंग ने उसके पास हंसा और बियान जुन्नू भी मुस्कुराया। उसने वूडी को मीनिंगफुल नजर से देखा और बोला, इसीलिए मैं इस पर ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के सब लोग आपकी तरह होते तो ये प्रॉब्लम होती। जैंगी ने वूडी के प्रोवोकेशन पर ध्यान नहीं दिया। उसके हिसाब से ऐसे आदमी जो एंड टाइम्स में भी एरोगेंट और डोमिनेटिंग होते हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। अगर वूडी की स्ट्रेंथ और बियान जुन्नू की प्रोटेक्शन ना होती तो वो कब का मर गया होता। अगर वूडी सच में जैंगी के साथ लड़ता तो जैंगी के पास उसे बुरे से बुरे हालत में मारने के हजार तरीके हैं। बियान जुन्नू को छोड़ने के बाद जैंगी जान गया था कि वो अभी के लिए नहीं चलेगा और उसे ज्यादा शांति महसूस हुई। चाहे स्नो वर्शिप कल्ट के पास कोई कॉन्स्पिरेसी हो या नहीं, हेवनली सी सिटी केओस में नहीं जाएगा जब तक रिवर साउथ डोमेन के लोग वहाँ हैं। जैंगी रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस पर जिया होंगलियांग को ढूंढने आया। उसके बेस पर के सोल्जर्स जैंगी से अच्छे से वाकिफ है। कई बैटल्स के बाद वो जैंगी से बहुत इम्प्रेस्ड है। एक एनिमी के रूप में वो जैंगी से डरते हैं और एक कॉमरेड इन आर्म्स के रूप में उसकी इज्जत करते हैं। मिस्टर जैंगी प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं रिपोर्ट करता हूँ, एक म्यूटेंट कैप्टन ने कहा और जिया होंगलियांग को ढूंढने चला गया। थोड़ी देर बाद जिया होंगलियांग जैंगी के पास आई। हे, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जिया होंगलियांग ने बड़े स्माइल के साथ पूछा। जैंगी ने इर्द गिर्द देखा और कहा, चलो बाहर चलते हैं और आराम से बात करते हैं। जिया होंगलियांग का एक्सप्रेशन थोड़ा सरप्राइज था। उसने जैंगी को ऊपर से नीचे तक देखा और अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारे घर में तो लड़कियों की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, मेरे ऊपर तो लाइन मत मारना। जैंगी हंस पड़ा और बोला, तुम ज्यादा सोच रही हो, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए बात करना कन्वीनियंट नहीं है। ठीक है फिर। जिया होंगलियांग और जैंगी कैंप के सेंटर से बाहर निकल गए और स्नो और र्यून्स में कैजुअली स्ट्रोल करते हुए चले गए। जब उनके आसपास कोई नहीं रहा, जिया होंगलियांग ने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अभी बता दो। जैंगी ने कहा, तुमने पहले कहा था कि तुम हेवनली सी सिटी के सब लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल सकती हो। हाँ,
जिया होंगलियान ने ब्लिंक किया और जैंगी के प्रोफाइल को देखा। क्यों, किसकी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है? जैंगी ने कैजुअली बोला, स्नो वर्शिप सेक्ट के लीडर और उनके डेप्यूटीज की इन्फॉर्मेशन। जिया होंगलियान ने पूछा, क्या तुम अभी भी उनके बारे में चिंता कर रहे हो? जैंगी ने हल्का सा स्माइल दिया और बोला, चिंता नहीं, लेकिन मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ और प्रिपेयर रहना पसंद करता हूँ। जिया होंगलियान ने थोड़ा पाउट किया और पूछा, क्या तुम हमारी इन्फॉर्मेशन भी चाहते हो? जैंगी ने हंसकर बोला, अगर तुम देने को तैयार हो तो ये भी अच्छा होगा, ये तुम पर डिपेंड करता है।